दोस्तों, भारत एक बहुत ही रिलीजियस कंट्री है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ रिलीजियस कंट्री है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी धार्मिक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सेक्युलर कंट्री नहीं है। तो भारत कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के तहत एक सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने का, उसको मानने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है? तो यानी कि भारत एक रिलीजियस कंट्री है और भारत एक सेक्युलर कंट्री भी है। दोस्तों, इंडिया में धर्म जो है वो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं है। धर्म इंडिया में एक आइडेंटिटी भी है, लोगों की पहचान है। अब इशू यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को पालन करते हुए किसी दूसरे का अधिकार या दूसरे का आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन जीतता है? किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है? अगर किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से किसी और की आइडेंटिटी को नुकसान पहुंच रहा है या किसी और के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों का नुकसान पहुंचता है, तो कौन जीतेगा या किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा? क्या फेथ जीतेगा या संविधान जीतेगा? तो इसलिए बिना घुमा फिरा के आप सबसे एक सीधा सवाल कि अगर कल को कोई बोले कि ये मेरा धर्म है, जिसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूं, कि मेरा धर्म है, तो क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? क्या उसको इंटरफेयर करने का हक है? या स्टेट सिर्फ चुपचाप तमाशा देखेगा? कोर्ट सिर्फ चुपचाप तमाशा देखेगा? सवाल यह है कि क्या धर्म हमारे संविधान के ऊपर है, उससे बड़ा है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरा धर्म पहले आता है, उसके बाद संविधान आता है। लेकिन क्या यह सही है या सच है, या फिर संविधान ही सर्वोच्च है और उसका ही डिसीजन फाइनल होता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इमोशंस को साइड हट के या साइड रख के कुछ लॉजिकल बात आपसे करते हैं, इस सिस्टम को समझते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को समझने के लिए ना पहले बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं कि अनुच्छेद 25 या आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कहता क्या है व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, यहां भारत में आर्टिकल 25 के अनुसार हर इंडिविजुअल को यह हक है कि वो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है। यानी कि वो फॉलो भी कर सकता है, उस रिलीजन के अंदर जो जो चीजें एसेंशियल हैं, जिसको करना अनिवार्य है, उसको वो कर भी सकता है और उसको फैला भी सकता है, लोगों से कह भी सकता है। लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये पूरी तरीके से आर्टिकल को समझना नहीं हुआ। इसके बाद भी दो लाइनें लिखी हुई हैं जहां पे कहता है हमारा संविधान कि आपका अधिकार तो है पूर्ण रूप से, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ। यानी कि आप धर्म को प्रचार करने में या धर्म में लिखी हुई प्रैक्टिसेस को फुलफिल करते वक्त पब्लिक ऑर्डर को नहीं बिगाड़ सकते, आप पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते और आप किसी का हेल्थ के ऊपर खेल नहीं सकते। यू कैन नॉट अफेक्ट समबडी एल्सेस हेल्थ, या इनफैक्ट खुद का भी हेल्थ को बिगाड़ नहीं सकते। यू कांट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। मतलब यह है कि आपका जो आर्टिकल 25 है वो पूरी तरह से एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। कौन लगाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है, तो यानी कि अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, साफ सीधी बात। और फिर आता है आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ लिबर्टी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कुछ ऐसे किया है कि डिग्निटी को लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया है। यानी कि एक इंसान की डिग्निटी उसके लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। कोर्ट कहता है कि एक इंसान जिसके पास कोई डिग्निटी नहीं है, वो एक डिग्निफाइड लाइफ लीड नहीं कर रहा है, तो वो एक जानवर से भी बदतर है। ये नहीं हो सकता उसके साथ। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है संविधान को बेस बना करके कि फ्रीडम जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी एक इंसान की डिग्निटी भी है। और अब आप आर्टिकल 21 का ये जो डिग्निटी वाला पार्ट है, जो लिबर्टी वाला पार्ट है, जो लाइफ का डेफिनेशन है ब्रॉडर सेंस में, इसको आप आर्टिकल 25 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और फिर आप समझोगे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी हम किसी का हेल्थ के साथ नुकसान नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते हैं, हम किसी को किसी की डिग्निटी हम नहीं छीन सकते। यहां तक बात क्लियर है? ये बेसिक्स था। समस्या कहां होती है? समस्या होती है कि जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस किसी इंडिविजुअल के अधिकारों के साथ कोलाइड कर जाए। यानी कि एक तरफ आपके पास है एक पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल राइट, और दूसरी तरफ है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तब समस्या शुरू होती है। ये कैसे होता है? दोस्तों, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे अगर कोई ये कहे कि अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर किसी कम्युनिटी के नाम पे या किसी कम्युनिटी के अधिकार या उसकी प्रैक्टिसेस के नाम पे किसी इंडिविजुअल का लिबर्टी या उसका अधिकार का नुकसान होता है या इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, अगर फेथ के नाम पे एक्सक्लूजन होता है। आपने सुना होगा अक्सर, जैसे केरला में सबरीमला जो एक टेंपल है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं
उसमें महिलाओं का एंट्री बंद कर दिया गया है। यह सालों से चलता आ रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। मुद्दा यह था कि सबरीमला टेंपल के अंदर वो लड़कियां नहीं आ सकती हैं जो मेंस्ट्रुएशन एज में हैं। यानी कि आप मानकर चलिए 10 या 12 से लेकर लगभग 50 या 55 की उम्र तक जितनी भी महिलाएं हैं वो इस मंदिर में नहीं आ सकती। लॉजिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया हम उसके बारे में बात करेंगे। ये इस इशू को दोबारा क्यों उठाया गया कोर्ट में हाल फिलहाल में, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे अगर वुमेन की एंट्री बंद की जाती है, अगर रिलीजियस के नाम पे या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे इक्वालिटी का हनन होता है या इक्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, अगर फेथ के नाम पे इंडिविजुअल चॉइसेस का या इंडिविजुअल चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है, कम्युनिटी की जो अधिकार है, क्या वो एक इंडिविजुअल के अधिकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और अगर ऐसा है तो फिर हमारा संविधान क्या कर रहा है? कल को अगर एक कम्युनिटी बोले कि हमारे धर्म के अनुसार या हमारे कन्वेंशन के अनुसार हम सती सिस्टम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन चुपचाप देखता रहेगा? दोबारा से सती सिस्टम को अपनी आंखों के सामने देखता रहेगा? बस ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर चीज जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे हो रही हैं वो सेक्रेड नहीं कहलाया जा सकता। वो सेक्रेड है या नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो ऐसे डिसाइड करेगा कि वो जो प्रैक्टिसेस हैं क्या वो रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट है कि नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। केवल एक ट्रेडिशन को दिमाग में रखते हुए, एक ट्रेडिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी के साथ खेल नहीं खेला जा सकता। दोस्तों, ये सबरीमला टेंपल जो है इसमें सालों से लॉर्ड अयप्पा को पूजा जाता है। माना जाता है कि लॉर्ड अयप्पा जो है वो एक सेलिब्रेट गॉड है, यानी कि सेक्सुअल जो आप कह सकते हैं जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हर इंसान इन्वॉल्व होता है अपनी जिंदगी में एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, उस चीज से ये दूर है। ही फॉलोड सेलिबेसी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, मुनि हैं जिन्होंने सेलिबेसी को प्रैक्टिस किया है। आज के तारीख में भी बहुत लोग सेलिबेसी को प्रैक्टिस करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत प्यारा सा लाइन था, बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल लाइन था। उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट मैरिड बट आई एम नॉट अ सेलिब्रेट। अब किसी इंसान को सेलिब्रेट रहना है या नहीं रहना है ये उसका पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर एक गॉड है, भगवान है, जिसको लोग पूजते हैं, जो कि एक सेलिबेसी का प्रतीक है, तो उसको पूजने के लिए हर उस इंसान को जाना चाहिए जो सेलिबेसी को फॉलो करता हो। यहां तक मैं इस बात को मान सकता हूं। लेकिन जो महिलाएं या बच्चियां जो पीरियड्स में हैं उनको मंदिर में अलाउ ना करना, यह लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। यह लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे महिलाएं आपको मिलेंगी तर्क के लिए हु हैज गॉन थ्रू हर पीरियड्स बट नेवर इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो बीइंग सेलिब्रेट इज डिफरेंट फ्रॉम गोइंग थ्रू अ पीरियड। तो कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर शी इज गोइंग थ्रू हर पीरियड्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंप्योर है। तो ये सेलिबेसी के साथ मेंस्ट्रुएशन का जो कनेक्शन है ये पढ़ रहा नहीं पड़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा था कि ये एक बहुत ही घटिया और डिग्निटी के खिलाफ हरकत हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। हर चीज रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे नहीं की जा सकती। हर वो प्रैक्टिस जो कि रिलीजन के नाम पे की जा रही है वो सेक्रेड नहीं हो सकती। यहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, यहां पे आप डिग्निटी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इस जजमेंट के बाद केरला में सोचिए जरा, केरला इज वन ऑफ द हाईली लिटरेट स्टेट। वहां पे लोगों का यह मानना है कि कम्युनिटी का सालों साल, सेंचुरीज से ये चीज फॉलो की जा रही है। कोर्ट का इस तरीके का इंटरफेरेंस खराब है और अनफॉर्चुनेटली महिलाएं जो केरला की हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज का विरोध कर रही है, जजमेंट का विरोध कर रही है, विच इज क्वाइट शॉकिंग। अब क्योंकि ये दोबारा से स्टेट ऑफ केरला में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं तो इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है और इसके बारे में दोबारा से सुनवाई होगी। तो ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको एक हिंदू जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसमें से 2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सबरीमला केस इन 2018, it actually provoked a range of reactions. There were protests across the country and especially in the state of Kerala, where many believed that the court had overlooked and disrespected a religious creed. However, others, कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि ये एक बहुत बड़ा, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेप है टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। 10 साल के बाद, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, अभी 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, 8 साल के बाद कोर्ट को दोबारा सुनना पड़ेगा। द कोर्ट विल हियर द फाइनल आर्गुमेंट्स ऑन द रिव्यू पिटिशन that has seek to overturn the earlier judgment which is basically 2018 का। इसका उद्देश्य क्या है? केरला के लोग दोबारा चाहते हैं कि महिलाओं का जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस रिव्यू पिटीशन ने एक चीज तो साबित कर दी है कि ऑन पेपर्स हम जितना भी लिटरेसी रेट को शो कर दें, ऑन पेपर्स हम जितना भी जेंडर जस्टिस को लेकर या जेंडर एम्पावरमेंट को लेकर के हम बात करें, वास्तविक छवि जो है वो कुछ अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन
रिलीजन को कंट्रोल करता है या कर सकता है? क्या वो ये इंश्योर करेगा कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी इंसान के साथ ना हो, irrespective of whatever gender that person belongs to or associates with? इंडिया का मॉडल यूनिक है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ना ये पूरी तरह से सेक्युलर है जैसे फ्रांस है, और ना ही ये कंप्लीटली थियोक्रेटिक है जैसे पाकिस्तान है, अगर आप उसको एक मुल्क मानते हैं तो। इंडिया का सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि सर्वधर्म संभवा, यानी कि हर धर्म का इक्वल रेस्पेक्ट होता है और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जरूर रहती है। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये जो दोबारा से रिव्यू पिटीशन हुआ है, दोबारा से जो महिलाओं की, बच्चियों का जो मंदिर में जाना, इस चीज को रोकने की कोशिश कर रही है, आप कहां तक सहमत हैं? फेथ और डिग्निटी एक दूसरे के एनिमीज हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ लॉजिक को ऐड कर दो तो ये एक हो सकते हैं, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब लॉजिक हट जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा देश, एक संविधान ही है जिसको पूरा देश मानता है कि वो सबके साथ समानता पूर्वक अपने जो है एक्शंस लेगा, सबको एक समान देखेगा। सिस्टम सिंपल है दोस्तों, सिंपल है, हम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। सिस्टम ये है कि फ्रीडम मिलेगी भाई, लेकिन फंडामेंटल फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसे ऊपर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि फेथ और राइट्स में बैलेंस को कैसे इंश्योर किया जाए, और क्या सबरीमला में दोबारा से महिलाओं की जो एंट्री है इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना। इसी सवाल के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।